अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातिह से अभी तक हूँ। हमारे पॉडकास्ट की जो गूंज है वो पूरी दुनिया में पहुंच रही है। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या कनाडा, क्या न्यूजीलैंड, जगह जगह पे हमारे पॉडकास्ट जा रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है 90 दिन का चैलेंज, जिसमें हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसकी मॉडिफिकेशन करवा के उनकी शुगर की दवाइयां बंद करवा देते हैं, इंसुलिन खत्म हो जाती है। टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी होता है। और फिर हम इस पॉडकास्ट में उन लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने हमारा 90 दिन का चैलेंज ज्वाइन किया था, पुरानी शुगर को रिवर्स किया था, दवाइयों को गुड बाय कहा था। और फिर हम उनको इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो आपको बताएं कि हमने उनके साथ क्या किया था, क्या जादू किया था। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं, सिंगापुर में होते हैं और आजकल वो पाकिस्तान आए हुए थे, छुट्टी पे आए हुए थे। तो हमने, चूंकि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल थे, तो उनसे जब बात हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि जी आए पॉडकास्ट करते हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर फरहान हमीद सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू पाकिस्तान सर। थैंक यू सो मच सर। एक साल बाद आ रहे हैं? बिल्कुल पूरे साल। और ये बल्कि मैंने पिछले दिनों अपने दिए अपने सोशल मीडिया पे कि मैं एनिवर्सरी मना रहा हूँ माशाल्लाह, जो दवाइयों से निजात में दिलवाई आप लोगों ने। दवाइयों से निजात की एनिवर्सरी मना रहे हैं? दवाइयों से निजात की एनिवर्सरी। सर जी क्या कर रहे हैं, लोग शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं और आप दवाइयों की। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी खुशी की बात थी कि क्योंकि इसी स्ट्रगल में था मैं कितने सालों से, और अल्लाह ताला ने आपसे मिलवाया। और आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जो है ना, वो उस वक्त दवाइयाँ छूट गई। फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो अभी सस्टेनेबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा सस्टेनेबिलिटी में बात करेंगे कि आपको क्या क्या एक साल में मसाइल पेश आए, आपने कैसे कोप किया। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप कौन से डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है, मेडिकल डॉक्टर हैं या कौन से डॉक्टर हैं सर? मैं सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मेरी एजुकेशन है, बेसिक एनिमल प्रोडक्शन में। जिसमें ये एनिमल फीड, एनिमल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग और ये जो फार्मिंग के मुतालिक है। फिर उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन एनिमल न्यूट्रिशन में है। फिर मैंने इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में जापान से, वहां से भी ट्रेनिंग की है। तो मैं एनिमल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, फार्मिंग में, फीड में। सर एनिमल्स और इंसानों का मेटाबॉलिज्म तो काफी हद तक ओवरलैप करता होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। बिल्कुल इसी तरह। और खासतौर पे जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो जगाली करने वाले हैं, जी। कोई हमसे मिलता है उनका कोई सिस्टम? उनका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। हमारे से जो मिलता जुलता वो जो हम चूहे जिनको कहते हैं रोडेंट के साथ ज्यादा। अच्छा अच्छा। और बाकी जो पेट्स हैं हमारे, उनका तकरीबन से पेट्स में भी आपको पता है, डॉग में भी डायबिटीज वगैरह होती है। बड़ा डॉग में भी होती है? बड़ा सीरियस मसला सर है तो बड़ा बड़ा बिजनेस तुसी दस देता आइडिया देता। उनको इंसुलिन भी, उनको भी इंसुलिन लगवाते हैं। कुत्ते का 90 डे चैलेंज भी कर देते। बिल्कुल उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन इंसान ही अभी इतने पड़े हैं सर माशाल्लाह। अगर आप जिस तरह का आप नेकी का काम कर रहे हैं, तो अगर आप हम इंसानों को ही बचा लें चीज से। डॉक्टर साहब आप सिंगापुर में बेस्ड हैं? जी सर। क्या बिजनेस है, क्या करते हैं? मैं सर एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। एनिमल से एनिमल फीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन और इसका। और कितने सालों से आप? मैं सर 25 साल से सिंगापुर में वहीं सेटल हूँ, वहीं। आप तो फिर वहाँ के शहरी होंगे? जी वहाँ के शहरी। अच्छा, तो शादी वादी यहाँ से लेकर गए थे या वहीं पे? नहीं सर, मैंने वहाँ लोकल। अच्छा लोकल, ठीक है, ओके जबरदस्त। और आपकी मैं ट्रैवलिंग देखता हूँ, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं सर। बस सर मेरे क्योंकि ज्यादातर जो है वो क्लाइंटेल उधर है मुख्तलिफ कंट्रीज में, क्योंकि सिंगापुर इटसेल्फ है सिटी स्टेट, वहाँ पे तो कोई फार्मिंग नहीं है, ना कोई फीड है। तो वो जो सराउंडिंग है, नेबरिंग कंट्रीज है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन उधर है। फिर मैंने क्योंकि मिडल ईस्ट में बीच में सऊदी अरेबिया में काम किया है 4 साल, वहाँ पे फीड इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में वहाँ की। तो वो फिर मुझे एक्सपर्टीज है मेरी उसमें, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, यूएई में, ओमान में, यहाँ से। शुगर कब होगी सर तुम्हें? शुगर सर मैं जब 2018 में हुई, जो मुझे फर्स्ट डायग्नोज हुई, और वो उस वक्त आप सऊदी अरब में थे? मैं सऊदी अरब से सर आ रहा था वापस सिंगापुर। अच्छा। तो वो जॉब के लिए होता है ना टेस्ट करना। तो पहले मुझे सिम्टम्स थी
अच्छा, काफी हद तक, लेकिन वो ज़हन नहीं गया ना, या पता नहीं मानने को बंदा तैयार नहीं होता, तो वो ज्यादा यूरिनेशन और तो वो बड़ा सिम्टम थी। लेकिन जब मैंने वो टेस्ट करवाया तो मैं फिर वो ऐसा था कि मैंने यहाँ से वाइंड अप करना था सऊदी अरेबिया से, तो मैं वो जॉब के लिए वहाँ सिंगापुर में टेस्ट करवा के तो फिर वापस आ गया। अच्छा। वो पीछे मुझे उन्होंने कॉल करते रहे, तो मेरा वो नंबर नहीं था, वाइफ को कॉल किया, वाइफ ने मुझे बताया, तो वो तो बड़े परेशान हो गए। वो 400 शुगर निकली थी। है? जी सर, 400 शुगर से आप ट्रेवल कर रहे थे? बस सर उसमें तो बंदा 15 मिनट नहीं बैठ सकता, बार बार जाना पड़ता है सर। ऐसे ही तो वो जब उन्होंने बताया कि तो आपको तो बहुत ज्यादा शुगर है और ये, तो फिर मैंने वहीं सऊदी अरब स्टार्ट कर दिया, वहां दिखाया। अच्छा। उन्होंने वही जो बिल्कुल दवाइयों पे लगा दिया वो मुख्तलिफ, तो ये करो, रोटी थोड़ी कर दो, चावल थोड़े कर दो, बस ठीक है। ये भी जो रोटी थोड़ी कर दो, चावल थोड़े कर दो, ये भी बहुत थोड़े डॉक्टर हैं। अदरवाइज तो ये डॉक्टर तो कहते हैं जी बस मीठा छोड़ दें जी, मीठ नहीं छोड़ना भी नहीं, परहेज करना, मीठे से परहेज करना, बाकी तोल के खाओ सर। बाकी कोई नहीं, वो तो आज तक भी नहीं कोई मानता, कोई भी नहीं बताइए सर। इसमें बताएंगे तो क्लिनिक कैसे चलेगा, सीधी सी बात। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आप फिर डायबिटीज का कितना अरसा लगते झगड़ते रहे? मैं सर 6 साल, फिर उसके बाद सिंगापुर ही रहा हूँ। यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट सिंगापुर में ही, और वो मुख्तलिफ SGLT2 और मुख्तलिफ जो भी ट्रायल वगैरह, वो आपको पता है डॉक्टर वो ट्रायल भी करते हैं पेशेंट पे, तो वो भी चलता रहा सारा सिलसिला, और वो डोज बढ़ती रही, कम नहीं वो कितने जो दुआ की। डॉक्टर साहब, आप पूरे मेटाबॉलिज्म को समझ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, आपने अपने तौर पे इसको नहीं देखा कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म खराब कहाँ से हो रहा है जो दवाइयों की मुझे जरूरत पड़ रही है? क्या मेरे अंदर मेटफॉर्मिन की कमी होगी? मैंने सर, क्या सल्फोनिल यूरिया मेरी बॉडी में कम हो गया है, या कोई वो DP ठीक है वो कम हो गया है? बात तो कोई और थी ना। तो आपने अपनी रिसर्च नहीं की इस पे? आप जानवरों पे रिसर्च बहुत की सर। जी बिल्कुल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल इस क्वेश्चन का, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें मैं वही, जिस तरह आपका भी स्टोरी है मैंने पढ़ी है और सुनी भी है आपसे, तो वो बिल्कुल इसी तरह हमने अंधा एतमाद कर लिया एक तरह के डॉक्टर्स के, भाई इससे ज्यादा। और मेरा बिलीव एक और भी है कि स्पेशलिस्ट के साथ जाना, आप उसको जिसका काम है उसी को साझे, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपने ये मार्केटिंग काम करना तो जी हम इसके पास जाएंगे, इसने ये काम करना, तो हम इसी बिलीव में डॉक्टर के पास कि चलो ठीक है, अपनी सोच को छोड़ दें, जब इसके पास चले गए, इसको अल्लाह ताला ने तालीम दी है और एक्सपीरियंस और सारी एक्सपर्टीज दी है, तो हम देखें जाना भी उसी के पास जाना होता है, तो वो टोटली किया। लेकिन जब ये चीजें बिगड़ती गई ना, उसके बाद फिर मुझे थोड़ी न्यूरोपैथी हो गई और फिर और कॉम्प्लिकेशन आने लगी, मतलब वो बढ़ते गई इन चीजें ना, कॉम्प्लिकेशन होती गई बॉडी में, और वो स्लीप की डिस्टरबेंस और बाकी चीजें। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो पड़ी हुई थी, वो आपके वाली बात है कि, तो मैंने इसमें फिर शुरू किया पढ़ना। तो मुझे इत्तेफाक से भी वो आपके उस्तादों के ही, मैं उनसे जेसन फंग वगैरह और दूसरे लोगों को मैंने सुनना शुरू किया, तो वो दुनिया ही बदल गई, दुनिया बदल गई। वो तो ये तो चीजें हम जो तो कहते हैं कि डाइटरी डिसऑर्डर है और सारा वो, तो वो जो हम पे अप्लाई कर रहे हैं डॉक्टर साहबान, वो तो टोटली डिफरेंट चीज। और ये तो ये पॉसिबल है। एक फिर वक्त आया कि मुझे इसमें जो है ना यकीन बन गया। अच्छा, हाँ, कि ये होगा और ये ऐसे है, और इतने पढ़ लिया, इन सबको सुन लिया, यानी फ्रॉड एक्सपोज हो गया मेरे बिल्कुल। अब मैं तो ये था कि बस, लेकिन मैं ये चाह रहा था वही जो है कि एक्सपर्टीज, और खुद भी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चाह रहा था कि कोई डॉक्टर्स भी इस चीज में, ये तो बड़े बड़े वो बैठे हैं उधर US में और सारे कनाडा में बैठे डॉक्टर जैसा फंग और बेन बिकमैन। अच्छा, ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन देते भी नहीं है सर? हाँ, नहीं ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो फिर मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा आए, ये होता है ना दिल से दुआ निकली है ना, तो वो उसी दौरान मुझे आप लोगों का ये ग्रुप का पता लगा। और उससे पहले मैं बताऊं कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड से भी, वो जो है ना वो काफी फेक लोग भी हैं, और उनसे भी हुआ कुछ इंटरेक्ट, तो लेकिन वो फिर पता लगा कि नहीं यार, ये हमारे साथ कैसे पता चल गया था आपसे सर? ये नेट के थ्रू ही, फेसबुक और इधर उधर आपके 1-2 मैंने देखी वीडियोस, तो आपने जो 90 डेज यकीन आ गया तो शुरू था, बिल्कुल मुझे यकीन आ गया। इसलिए कि जो आप बातें कर रहे थे ना, वो मैंने पढ़ी हुई थी। अच्छा, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी और आप रिलेट कर पा रहे थे, मैंने नहीं कर दिया कि ये तो वही चीज है। तो ये जो, अगर मैं ये यकीन आ गया पढ़ के, तो ये लोग वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसमें कुछ नहीं देखा, मैंने फौरन ज्वाइन। बिल्कुल सर,
देखिए आजकल ना नॉलेज के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं, वो इजारादारी खत्म है सर। ठीक है, दुनिया की बेहतरीन किताब जो आज अमेरिका में पब्लिश हुई है सर, वो उसी लम्हे वो पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इजारादारी उन्हीं लोगों की है इल्म के ऊपर जो पढ़ते हैं। जो पढ़ते नहीं है ना सर, उनके तो सामने आप बनी बनाई चीज रख दें तो वो उसको भी नहीं देखेंगे। हमने क्या किया, हमने जो चीज डिस्कवर की, ये डिस्कवरी नहीं थी, ये उस डिस्कवरी की एप्लीकेशन थी। चीजें बहुत हैं मार्केट में। लो कार्ब डाइट पे मैं क्या दुनिया में पहला बंदा हूँ जिसने बात की है सर, मैंने तो सीखा है ना। और इसकी असल अगर देखा जाए तो इसकी जो असल तहकीक है वो अमेरिका कनाडा में हुई है। डॉक्टर जेसन फॉन्ग है, डॉक्टर बेन बिकमैन है, ये सारे लोग जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, इन्होंने रिसर्च की, उनकी किताबें पब्लिश हुई, मैंने पढ़ी। मैंने सोचा कि यार पढ़ के मैंने अपना तो काम ठीक कर लिया, वो कहते तुझे अपना उल्लू ठीक कर लिया, इसको आगे कैसे लेके जाएं। ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं तो बहुत सेल्फिश हूँगा अगर मैं ये चीजें सारी अपने सीने में रख लूं। ठीक है, उस दिन फिर मुझे एक ख्याल आया कि नहीं यार, ये चीजें ना छुपाने वाली नहीं है। मेरा मुल्क इतना बीमार है इस वक्त, लोगों को पता भी नहीं है। एक तो सर बंदा वो है जो डॉक्टरों के हत्थे चढ़ा हुआ, एक बंदा है जिसको पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है। ठीक है, और वो डॉक्टरों के पास जाने से भी वो कहता कोई गल नहीं यार, गलें बड़ी होंगी, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है। जो डॉक्टरों के हत्थे चढ़ा हुआ ना, चलो उसकी तो शुगर काफी अरसे तक रहती है कंट्रोल दवाइयों के साथ। जो बिल्कुल भी किसी चीज पे बिलीव नहीं करता सर, वो बहुत खतरनाक होता है, फैमिली के लिए, मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होता है। उस दिन सर मैंने फैसला किया कि मेरी मैनेजमेंट डिग्री का मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं एक सिस्टम नहीं बनाता। अब सिस्टम के लिए मुझे डॉक्टर चाहिए था, मुझे न्यूट्रिशनिस्ट की टीम चाहिए थी, नैरेटिव बिल्ड करना था। नैरेटिव बिल्ड करने वाला तो मैं हूँ, मैं तो नैरेटिव का स्टूडेंट हूँ, मैं तो उस्ताद, मैं तो सिखाता हूँ लोगों को कि यार नैरेटिव बिल्ड कैसे करना होता है, वो मैंने किया। मेरे लिए चैलेंज ये था, वो डॉक्टर जिन्होंने दवाइयाँ छुड़वानी है, क्या वो भी मेरी बात से एग्री करते या नहीं करते। उनको जब मैंने अपने रिजल्ट्स दिखाए, उनको जब मैंने लो कार्ब डाइट का मिरेकल बताया, तो वो कायल होना शुरू हो गए। फिर वो टीम बढ़ती गई, पहले एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर। इस वक्त आपको पता ही है सर, आप टीम के साथ रहते हैं इन टच मेरे साथ, 3 तो कंसल्टेंट है माशाल्लाह, और 12 डॉक्टर हमारे इस वक्त, सॉरी 10 डॉक्टर हैं हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो इनके नीचे काम करते हैं, और एक हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये टीम बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, डॉक्टरों को कायल करना उनको। अच्छा, फिर अगर वो कायल हो भी जाए ना सर, 90 दिन के चैलेंज में जो कस्टमर सर्विस हमने देनी है सर, वो डॉक्टरों को तो पढ़ाया नहीं जाता। डॉक्टरों को तो ये पढ़ाया जाता है कि जी आपने क्लिनिक खोल लिया, 8 बजे आपने 20 मरीज बिठा लिए लाके, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 8 बजे का टाइम है, 12:30 बजे तक मरीज बैठे हैं। ना उसमें डॉक्टरों को कोई शर्म होती है कि जी मैंने कितनी देर से इनको बिठाया हुआ है, ना कोई गिल्ट होती है, ना कोई किसी किस्म की नदामत भी नहीं होती। ठीक है, बाहर फट्टों में बैठे हैं, डॉक्टर अंदर बैठा भाई, हालांकि आप ये काम 10-10 मिनट पे भी उनको बुला सकते थे, लेकिन एक ही दफा बुला के उसने बिठा दिया। इस चीज का मैंने तोड़ निकाला। मैंने कहा इन डॉक्टरों को ना मैं ऐसी तरबियत दूंगा जो हमारी टीम में है। टाइम क्या होता है, टाइम की पाबंदी क्या होती है। 8 बजे का मतलब है 8 बजे। ठीक है, 8 बजे मैंने सारे डॉक्टरों, सारे मरीजों को नहीं कॉल करना। एक मरीज का टाइम 8 बजे है, एक का 8:30 बजे, एक का 9 बजे है। 1 सेकंड 1 मिनट लेट नहीं होना। ठीक है, कस्टमर सर्विस को मेंटेन रखना, ये सर ऑनलाइन की दुनिया में आप हमारे उसमें हिस्सा रहे हैं, मैं दूसरी भी बात करूँगा। आप मुझे बताएं हमारी कस्टमर सर्विस को कहाँ रेट करते हैं, आपने दुनिया घूमी हुई सर। सबसे पहले तो आपकी उस बात का मैं कहूँ कि जो आपने इंसानियत पे एहसान किया, मैं तो यही कहूँगा कि वही जो आपने सेल्फिशनेस नहीं दिखाई और अपने तक नहीं महदूद रखा, आपने इसको एक सिस्टम की शक्ल दी और इसको इम्प्लीमेंट किया, एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम। और मेरे दिल से भी ना यही निकल रहा था कि मुझे ऐसा कोई मसीहा मिल जाए जो ऐसे स्ट्रक्चर और डॉक्टर साहबान हों उनके साथ, और वो मुझे गाइड करके तो कर दे। मुझे पता था मैं चल भी सकता था, आपने हिम्मत की, हर बंदा हिम्मत नहीं ऐसी कर सकता, तो मैं ये चाह रहा था। तो मुझे तो एक तो ये मसीहा की शक्ल में आप मिल गए, आपका ग्रुप मिल गया,
फिर जो आपकी कस्टमर सर्विस और उसकी तो आप बात मैं कहता हूँ छोड़े ही ना, छोड़ें उसकी बात कि ये पाकिस्तान लेवल की नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड क्लास सर्विस जो आप दे रहे हैं। ये बहुत, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुल्कों में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, ये बहुत से मुल्कों में ये कस्टमर सर्विस पाकिस्तान जैसी और इससे भी ख़राब होती है, लेकिन आपने एक वर्ल्ड क्लास सर्विस जो दी है वो उसकी कोई एग्जांपल सर, उसके पीछे बड़ा पेन है, उसके पीछे बड़ा वो जो डिसिप्लिन और आपने स्ट्रक्चर बनाया और उसको फिर आगे आपने वो मॉनिटर करते हैं और उसको सारी चीज़ों को, तो दैट्स रियली। सर देखिए, पैसे इकट्ठे करना ना बहुत आसान काम है, ठीक है, पैसे हलाल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। मैंने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ कि मैं जो पैसे सर्विस के लूँगा उससे मैं ज़्यादा सर्विस दूंगा। सर, नाप तोल में कमी से कौमें तबाह हुई है ना सर। बेशक। वो नाप तोल सिर्फ यही नहीं होता कि एक साइड पे उसमें सब्जी डाल दो, दूसरी साइड पे वटे डाल दो, वो नाप तोल नहीं होता। नाप तोल आज का डिजिटल नाप तोल है ना सर, कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो क्या मैं आपको उतनी सर्विस दे रहा हूँ? अगर मैं नहीं दे रहा तो सर मैं नाप तोल में कमी कर रहा हूँ, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट है, एथिकल जिसको आप कहोगे इमोरल चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सिस्टम में वो चीज़ें वर्ल्ड क्लास भी किया। मुझे तो अभी तक मिला नहीं है कि कोई वर्ल्ड क्लास में भी कोई ऐसी चीज़ हो ताकि हम उनसे सीखें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कौन से सीजन में आए थे? मैं सर सीजन 29 था वो। अच्छा। और 2024 के अक्टूबर में वो स्टार्ट हुआ था। मुझे इसलिए भी याद है कि अब क्योंकि मैंने उसकी एनिवर्सरी मनाई है। हाँ। तो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 2024 वाज द फर्स्ट डे जब मैंने कोई दवाई नहीं शुगर। When you quit all your medicine? All medicine I quit, and until today now is 1 year plus, alhamdulillah, without medicine. 17 दिनों में आपकी दवाइयाँ छूट गई? 17 दिन में छूट। और ये खा रहे थे आप 6-7 साल? 6 साल से खा रहा था। 6 साल से खा रहा था। वो भी इसलिए कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो डॉक्टर साहब मुझे कहते थे छोड़ो, मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था कि भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, वो डाइट का। सर आपको साल हो गया दवाइयाँ छोड़े, कैसा लग रहा है? ये फ्रीडम कैसी लग रही है? बहुत मजा, आज़ादी का साल। जो मैं कहता हूँ जिन लोगों को नहीं किया, वो एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो बता ही नहीं सकते। सर जब मैंने दवाई छोड़ी थी ना, मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद एक लफ्ज होता है पुलेखा पहना, मतलब फील होता था कि यार मैं कुछ चीज करनी थी जो रह गई है। वो बाद में पता चला वो दवाई खानी थी, दवाई तो मैं छोड़ दी है, जरूरत ही नहीं है। तो ये पुलेखा बार बार पड़ता है सर। पड़ता है। मैं तो ट्रेवलिंग में हूँ तो मैं तो मेरी जिंदगी आसान हो गई है। हाँ, जिंदगी मैं रखनी नहीं पड़ती है दवाइयाँ, कुछ भी चले, मैं जो सप्लीमेंट एक दो ले रहा हूँ अपने तौर पे। नहीं तो पहले तो बड़ी भाई इतने दिन के लिए जाना है, सुबह की डोज, शाम की डोज, ये सारी ये उसकी दवाई वो रख के, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे बैग पकड़ा और निकल गए दवाई। आपने आपके डॉक्टर कौन थे हमारी टीम में? डॉक्टर महबूब। अच्छा, डॉक्टर महबूब साहब, ठीक है। उन्होंने आपकी दवाई डे 1 से बंद करवा दी या कोई टेपर ऑफ? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो ना ग्रेजुअली। अच्छा। पहले आधी की डोज, क्योंकि मैं 2 गोलियां खा रहा था, एक सुबह और एक, तो उन्होंने आधी की पहले, फिर एक टाइम की कर दी सिर्फ, फिर टोटल मैं हाफ पे रह गया। जो 17 को उन्होंने कहा कि भाई आज से आपने टोटल फारिग। अच्छा, मुझे अभी मैं देख रहा था पुराना रिकॉर्ड, आपकी सिस्टर भी हमारे किसी प्रोग्राम? जी बिल्कुल, बल्कि उस ग्रुप में है मेरी सिस्टर थी किरण शुमाइला, उनकी तो 3 दिन में छूट गई। अच्छा। हाँ जी, बयानबाजी ले रही है। बिल्कुल। हालांकि वो हेजिटेंट थी, वो कह रही थी आप पहले करो और वो देखते हैं हम। मैंने कहा नहीं ये करो, मुझे यकीन है इस पे। अच्छा, उनकी अभी तक छुट्टी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी साल हो गया। उनकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बिल्कुल जबरदस्त। उनकी तो बल्कि शुगर बहुत ही, और जो दवाइयों से उतनी। अच्छा, ये मैंने इस प्रोग्राम में ना एक थोड़ी सी ऐड करूं कि हम लोग कहते हैं कि ये कैसे प्रोग्राम चलता है, ये क्या होता है, इसमें दवाइयों से सर उतनी कम नहीं होती शुगर। ये तो उन्होंने ढोंग रचाया ना, ये दवाई खाओ, ये करो, ये चेंज कर लो, उससे उस लेवल वो नहीं आते जो नॉर्मल जो मेंटेन करने होते हैं, जो बगैर इसके आते। और स्टेबिलिटी दवाइयों से तो सर या नीचे गिर गई, बिल्कुल ऐसे ही, या ऊपर चली गई। सर दवाइयों से कभी शुगर स्टेबल कभी नहीं आते। ये तो वैसे ही हमने वो जो ना ढोंसला सा चलाया हुआ है। मैं कल बल्कि एक दोस्त के पास बैठा था, उसको मैंने बताया, ये कह रहा था आपके क्या लेवल आते हैं। मैं कहता नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ये तो फिर बहुत लो है, और ये मैंने कहा नहीं लो नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, असल में जिनको शुगर होती है ना, वो जब
100 पे शुगर आया तो वो वैसे रोने लग जाते हैं। मैं लो, और लो नहीं है, दिस द नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे तमाम लोग जो 100 110 पे लो समझते हैं ना, उनको मैं कहूंगा कि घर में किसी नॉर्मल बंदे की शुगर चेक करवा लें। जो उसकी शुगर हो वही आपकी होनी चाहिए, ठीक है, सेहतमंद बंदे की वही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ट्रैवल करते हैं, फिर सिंगापुर का एक अपना इको है, इको सिस्टम है, वहाँ के एक अपना कल्चर है। आपको हमारे डाइट प्लान पे अमल करने में, अच्छा आपकी शादी भी सिंगापुरियन लड़की से हुई है जी। तो आपको इस डाइट प्लान पे अमल करने में डॉक्टर साहब कोई दिक्कत हुई क्या, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कोई? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि एक तो वो जो यहाँ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर या हमारे साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में रोटी चावल का जो है वहाँ पे ठीक है, वहाँ भी स्टेपल फूड वो राइस है वहाँ पे, हाँ। उधर उस इलाके में। लेकिन वो मैं, क्योंकि आपको पता है ना, जो मैं पढ़ रहा था और उनको देख रहा था, तो ऑटोमेटिकली मैंने कुछ ग्रेजुअली अपनी चेंजेस ले आया था मैं अपनी लाइफ में, तो वो इस वजह से ज्यादा नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि जब मैंने घर बताया, वाइफ को बताया और सारा, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। और अच्छा, और बल्कि कुछ अरसे के बाद उनको तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन उनको हाई कोलेस्ट्रॉल का था मसला, तो बल्कि डॉक्टर महबूब साहब से कंसल्ट करने के बाद वो भी इसी प्लान पे आ गए। अच्छा। और आज तक वो भी इस पे कायम, और उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका वजन इतना कम हो गया, बल्कि कई दफा वो उनकी फ्रेंड जो है ना, वो कहती है, वो उनकी फ्रेंड्स को डायबिटीज है बड़ी बड़ी हाई लेवल की। अच्छा। वो मेडिसिन खा रही है, ऊपर से वो मीठे भी खा रही है, तो उनकी शुगर बहुत, इसका मेरी वाइफ का माशाल्लाह वो वजन भी बहुत कम हुआ और सेहत भी मेंटेन, और शी फील वेरी हैप्पी। अच्छा, जबरदस्त। वो खुद उसने अपने जो है ना वॉलंटरीली जो किया। डॉक्टर साहब, सिंगापुर में लोगों को कितनी डायबिटीज है, ये क्या इंसिडेंस है? साढ़े नाल का मुकाबला नहीं होगा ना आपके साथ? मुकाबला तो नहीं है, लेकिन वो कम भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। बहुत जो है ना वो बड़ी डेंजरस हद तक जो है ना वो जाती है, डेंजरस लेवल, बिल्कुल। वहाँ भी जो है ना वो, अब मुझे एग्जैक्टली फिगर्स तो नहीं याद, लेकिन बहुत हो रही है। और खासकर वो इंडियन और वो वहाँ जो मलेज है ना, उनकी डाइट प्लान और राइस और मीठे खाना और ये सारी चीजें, तो वो बहुत है। मलेशिया में भी बहुत है सब। मलेशिया में तो आप देखें ना, मलेशिया में एक तरफ मलेशिया के लोग हैं, राइट, और उसी जगह पे चाइनीज भी हैं, राइट, ठीक है, मालेज और चाइनीज। बिल्कुल। चाइनीज लोगों की आप जिसामत देख लें, दुबले पतले, बिल्कुल ऐसे ही। और मलेशियन जो खवातीन है वो पता नहीं कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक घूमती हैं वो, ठीक है, बिल्कुल आपको पता चल जाता है कि ये मलेशियन क्या खाती होगी और जो चाइनीज है वो उसकी क्या डाइट होती होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने पूरी दुनिया घूमी, सारा कुछ किया, ये जो लो कार्ब डाइट है जो हम देते हैं लोगों को, कहते हैं कि ये खाओ, ये चंद चीजें छोड़ दो, बाकी सारी चीजें खाओ, तो लो कार्ब डाइट बन जाती है। आपने इंटरनेशनल ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए थे, डॉक्टर जैसन फॉन्ग वगैरह के, आपने किया हुआ था? जी जी, फास्टिंग मेथड, जो फास्टिंग मेथड है। कितनी फीस है सर उसकी? वजह में काफी फीस थी, मेरे ख्याल $2000 के करीब। $2000? कितने बन रहे थे? 6 लाख रुपए? जी जी सर, हम तो 20,000 देते हैं, 20,000 भी सारे दिन देते हैं। हाँ, और वहाँ पे डॉक्टर जैसन फॉन्ग खुद ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे मैं एक्टिव होता हूँ? नहीं। अच्छा, बल्कि और उनकी टीम है वो करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली दे कांट डिक्लेयर के कैनेडियन या अमेरिकन रूल के मुताबिक कि आपको हाँ वहाँ पे आप दवाइयाँ छोड़ें या करें, वो गाइड करते हैं फास्टिंग मेथड पे ज्यादा, कि आपने वो कैसे फास्टिंग। बट लोगों ने फिर दवाई छोड़ दी तो कैसे करते होंगे वहाँ पे? यही तो मुझे जो ना हर्डल थी कि मैंने ज्वाइन भी किया और उनको पढ़ा भी, लेकिन ये नहीं वो बताते लोग, ये वाकई वो वन एंड ओनली आपका ही माशाल्लाह दुनिया में जो ग्रुप है कि जो बाकायदा इसको डॉक्टर साहबान की निगरानी में कि दवाइयाँ छुड़ाने के लिए, वो उनमें क्योंकि बाहर रूल्स एंड रेगुलेशन भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के, वो उनको पता है, वो बताते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन वो किसी पे पेशेंट पे कि जब तक मेरा ख्याल है शायद फिजिकली आपके पास ना हो, तो वहाँ पे ऐसे ही वो नहीं है कि वो आपको करें। नहीं, रूल देखें पाकिस्तान में भी है। अब मैं नॉन डॉक्टर हूँ जी, मैं किसी पेशेंट को थोड़ा कह दूंगा कि नहीं, आप कल से 1000 मेटफॉर्मिन की बजाय 500 मेटफॉर्मिन, राइट सर, मैं कर भी नहीं सकता, राइट। चाहे मुझे पाकिस्तान का कानून तो शायद ना पकड़े, ठीक है, पकड़े तो मैं पता उसमें 10 लूप होल निकाल दूं कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन सर एक अंदर भी तो कानून होता है,
ठीक है, मेरे तो अंदर कानून है। मैं तो कभी किसी को नहीं, पेशेंट को कहूंगा कि आप ये दवाई छोड़ के उस पे चले जाएं, उसको आधा कर दें, उसकी जगह पे वो ले लें, सुबह ये ले लें, वो सही मेरा काम ही नहीं है, ना मुझे आता है। ये डॉक्टर का काम है। मेरा काम जो है, मेरा काम है सिस्टम बनाना, मेरा काम है लोगों को होप देना, वो मैं करता हूँ। पेशेंट आ गया डॉक्टर्स के हवाले से, डॉक्टर जाने, उनका मरीज जाने। हाँ, डॉक्टर सर्विस दे रहा पूरी, जो हमने क्लेम करते हैं कि जी दवाइयाँ छूट जाती हैं, क्या डॉक्टर पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं काम दवाइयाँ छुड़वाने में? पेशेंट पूरी दिलचस्पी ले रहा है? दोनों दिलचस्पी ले रहे होंगे। डॉक्टर का काम है गाइड करना, पेशेंट का काम है उस पर अमल करना, मेरा काम है दोनों को मॉनिटर करना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर 70% 80% पेशेंट हर सीजन में दवाई छोड़ जाते हैं। इंसुलिन वाले तकरीबन 90-95% लोग इंसुलिन छोड़ जाते हैं। मैं सर जानना चाहता हूं कि ये जो लो कार्ब डाइट का जो हम करते हैं डॉक्टर जैसन फांग, पूरी दुनिया में छोटे छोटे सेल्स में यूट्यूब पे ये चीज़ें चल रही हैं, बट ये पूरी दुनिया को लपेट में क्यों नहीं ले रहा ये ट्रेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ये आपका, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है और वाकई इसमें थोड़ी सोचने वाली बात भी है। लेकिन ये मैं क्योंकि स्टार्ट मैंने जब इसको लर्निंग शुरू की थी इस पे, तो वो जेसन फंग से थी और वो भी इसी तरह माफिया और फार्मा माफिया, ड्रग माफिया पे बात, तो वो यही कहता था कि मैं तो प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ फास्टिंग। हाँ, तो मैं तो ना मैं कमा रहा हूँ इससे, ना कोई मेरे से कोई कमीशन दे रहा है, मैं तो इसको पेटेंट कर ही नहीं सकता, नहीं उसको इसकी पैकेजिंग नहीं हो सकती, पैकेजिंग नहीं हो सकती। तो वो जो पीछे माफिया है वो तो जाहिर है मेरे खिलाफ है सारा, वो ना मुझे पैसे बल्कि मेरे ही वो जो है ना मुझे वो डिस्टर्ब भी करेगा, तो मेरी फैसिलिटेशन तो नहीं होगी। तो इस वजह से ये इतनी तेजी से नहीं फैल सकता सर, जब तक इसके पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा, जब तक पीछे क्रैश कमर्शियलिज्म नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही, उस वक्त तक ये ट्रेंड नहीं बन सकता ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है सर। फास्टिंग की आपने बात की जी, एक तरफ फास्टिंग है, दूसरी तरफ ओज़ेम्पिक है। सर पैसा कौन कमाएगा? ओज़ेम्पिक वाला। बिल्कुल, ओज़ेम्पिक से ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव बहुत फास्टिंग है सर, बेशक, ठीक है, नो डाउट। ओज़ेम्पिक में आपके मैदे को बंद करते हैं, और फास्टिंग में मुंह को बंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फास्टिंग में आपका वजन भी कम होगा, शुगर भी रिवर्स होगी, मेटाबॉलिक हेल्थ रीसेट हो जाएगी, आपको जोड़ों वोड़ों के जो दर्द हैं वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपकी बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स हैं वो टिकाने लग जाएंगे, जितने टॉक्सिसिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सो फास्टिंग इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। फास्टिंग से बेहतर मेटफॉर्मिन, उससे बेहतर है, मेटफॉर्मिन से बेहतर है। हाइपर इंसुलिनीमिया जिसको है, जिसकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा है, फास्टिंग उसका तोड़ है, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हाइपर इंसुलिनीमिया का इलाज करे कि आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बना रही है, कम कर दो, कोई भी नहीं है सर, ठीक है। बल्कि बढ़ाने वाली है, कम करने वाली कोई भी नहीं है। फास्टिंग उसका इलाज है, बिल्कुल। अब सर मुझे बताएं, फास्टिंग से कौन पैसे कमा सकता है? कोई भी नहीं। मैं लोगों को कहूँ कि यार 10 घंटे की फास्टिंग करो, 15 घंटे की फास्टिंग करो, 24 घंटे की फास्टिंग करो, ये डॉक्टर जैसन फांग ये तो लोगों को 72 घंटे की, 100 दिन की, सॉरी 100 घंटे की फास्टिंग करवाते हैं, उससे पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, बिल्कुल, ठीक है। जबकि ओज़ेम्पिक एक बिकेगा 25,000 27,000 की है। अब तो ओज़ेम्पिक से अगली चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं, ओज़ेम्पिक भी उसमें है और एक और चीज भी है, अब तो ट्रेंड चल पड़ा। तो ये जितने भी नेचुरल इलाज हैं जो कुदरत के बनाए हुए हैं, कुदरत के करीब हैं, नेचर के करीब हैं, ये कभी भी दुनिया में छा नहीं सकते हैं। कमर्शियलिज्म नहीं है ना। आज इसको आप पेटेंट कर दें फास्टिंग को, कि फास्टिंग पे वही बंदा बताएगा जो इसका एक्सपर्ट है, और फास्टिंग के साथ ये चीजें आपको दी जाएंगी, फिजिकल कुछ चीज दी जाएगी कि ये फास्टिंग ऐसे करनी है,
तो आ जाएंगे सर। बिल्कुल ओलंपिक तो बड़ा आसान है, एक टीका लगाओ, बिल्कुल ऐसे 25,000 कमा लो। फास्टिंग पे तो हर बंदे को कितनी तेजी से फैला। हाँ, ओलंपिक तो सब दुनिया कुछ सालों में उसने पूरी दुनिया हिला। और सर वो उससे जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिलियन डॉलर फास्टिंग वो कह के बेचारे थकते गए हैं लोग, तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये ट्रेंड मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार इंटरनेट के दौर में इसका लोगों को तो पता तो चल गया, लो कार्ब डाइट का, कि इसका कितना बेनिफिट है। इवन पाकिस्तान में सर, आई एम नॉट द पायनियर, पाकिस्तान में मेरे से पहले डॉक्टर खालिद जमील साहब, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल चलता ही कीटो डाइट पे था, यही बातें करते थे। मैंने उनको नहीं सुना था अभी, ठीक है, मेरी नजर से शायद मैं यूट्यूब इतना देखता नहीं था। मैंने तो जब फैसला किया तो मैंने तो किताबें पढ़नी शुरू की, वहां से जब मैंने शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी काम कर रहे थे इस पे। लेकिन उनके चैनल पे मिलियंस व्यूज होंगे, बहुत मल्टी मिलियन व्यूज होंगे, हमारे चैनल पे मल्टी मिलियन व्यूज आएंगे। और भी जो बात करते हैं डायबिटीज रिवर्सल पे बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या सबकी दवाइयाँ छूट गई? छोड़ ही नहीं सकता कोई, नहीं, जब तक वो फ्रेमवर्क नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है। हमने वो काम किया कि एक तो नैरेटिव को एक नया रंग दे दिया, थोड़ा सा जरा पॉपुलर रंग दे दिया, और ऊपर से साथ में फ्रेमवर्क बना दिया। बट पॉइंट ये है सर, जो मैं आपसे पूछ, आप एक्सपर्ट हैं, डायबिटीज माफिया से कैसे जान छूटेगी दुनिया की? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जान छूटेगी, लेकिन स्लो पेस में है ये। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें कमर्शियलिज्म नहीं है, और ये लेकिन अब अवेयरनेस बहुत आ रही है, इस वक्त अवेयरनेस आ रही है। इसको थोड़ा सा जो है ना वो स्पीड अप करने की चीज है। और पाकिस्तान में बहुत कर दी है, पाकिस्तान में तो आपने माशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी से मैं बात करूं और वो अशरफ चौधरी को नहीं जानता। सर, लो कार्ब डाइट पे या डायबिटीज रिवर्सल पे जो पाकिस्तान में मैंने अवेयरनेस किया ना सर, वो पॉपुलेशन को और अवेयरनेस के अगर कोई रेशियो निकाली जाए तो ये दुनिया में हम नंबर 1 पे होंगे कि जितनी अवेयरनेस मैंने 3.5 सालों में कर दी है। ठीक है, जरा मेरा अपना स्टाइल है, लोग मेरी बात सुनते हैं, टीवी चैनल वाले मुझे बुलाते हैं। मुझे आज भी 3 कॉल आई हुई है टीवी चैनल से कि आएंगे आप वर्ल्ड डायबिटीज डे की, अभी से मुझे मेरी बुकिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि शुगर भी बहुत ज्यादा है, दवाइयां भी बहुत चल रही हैं, हर रोज नई दवाइयां लॉन्च हो रही है, हर कंपनी दवाइयां लॉन्च कर रही है। इसका ये कहाँ तक जाएगी सर? ये बात ये रुकेगा कहाँ पे? बहुत खतरनाक है। अगर तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बड़ी सोच की बात है, पॉलिसी मेकर, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे यूएस में है डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक। हाँ, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक, उन्होंने बड़ी जबरदस्त, वो किसी बोर्ड का भी मेंबर है, पॉलिसी मेकिंग में भी उनका। अब वो फूड पे भी कर रहे हैं, फूड के 4 ग्रेड प्रोसेसिंग में जो है ना, ये हमें पता है कि जैसे आप इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जो रिफाइंड फूड है, और जो प्रोसेस जितनी कम प्रोसेस होगी वो ज्यादा बेहतर है, नेचुरल जितनी होगी। तो उन्होंने उसकी भी बड़ी अच्छी ग्रेडिंग की है कि किस लेवल पे क्या ग्रेडिंग है। देखें ना, एक सेब है तो वो नेचुरल है, अनप्रोसेस है, उसको आपने काट के और कर दिया, वो प्रोसेस एक लेवल का ग्रेड 1 का प्रोसेस हो गया। फिर उसका जूस निकाल दिया, उसको डब्बे में वो 4 लेवल का, उसके अंदर आपने 100 तरह केमिकल डाल दिए, वो तो फिर चीजें आगे से आगे जाती हैं। हम नेचुरल से बहुत दूर हो गए। पॉलिसी मेकिंग में जब तक, और पॉलिसी मेकिंग तभी आती है जब तक उनका जो पीछे बैक पे आता है वो डॉक्टर्स साहबान, जो मेडिकल नॉलेज है जिनका और उनका। सर, अब यूएस में बड़े फॉर्चुनेटली जो है ना ये हुआ है, पिछले कुछ सालों में बड़ा रेवोल्यूशन आया है। और उसकी, क्योंकि हम लोगों ने भी वहाँ से सीखा था, और ये चीज़ें वो इंडिविजुअल लेवल पे थी कि डॉक्टर जेसन फंग अपना बात कर रहा है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक अपनी बात कर रहा है, बेन बिकमैन अपनी बात कर रहा है। इन्होंने सर 2024 में एक सब को छोटे ग्रुपों को मिला के एक बड़ा ग्रुप बना दिया, उसको वो कहते हैं लो कार्ब यूएसए। और उसकी मैं मेंबर हूं, मैं उनकी साइट वाइट पे मैं अक्सर जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने हर साल पहले एक थी कॉन्फ्रेंस पहले साल, अब वो 2 कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं साल की, जो, और उसके अंदर मेरा ख्याल है 200-300 लोग इसमें आते हैं जो स्पीकर हैं, हर फील्ड का सर, कार्डियोलॉजी का, नेफ्रोलॉजी का, और लिवर के एक्सपर्ट, और सारे वो। अब तो अल्जाइमर पे भी जो बात हो रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 3 है सर, टाइप 3 अल्जाइमर भी, शुगर टाइप 3 बिल्कुल ऐसे ही। तो
ये एक शऊर है, और ये जो ग्रुप जब प्रेशर कर रहा है, बिल्ड करेगा, तो वो एक पॉलिसी मेकर्स को जगा रहा है। फिर उसमें हम कमर्शियल कैसे ला सकते हैं, क्योंकि देखें ये बोझ तो सर हेल्थ पॉलिसी मेकर्स का आता है ना, उन पे बोझ है सर। पॉलिसी मेकर देखें, पॉलिसी मेकर्स अगर हम दुनिया को देखें, हमारे मुल्क में पॉलिसी उस वक्त बननी है जब इंटरनेशनल कोई बनेगी तो उसका ही रेप्लिका होगा ना। बिल्कुल सर, जो एफडीए है, ठीक है, एफडीए के जो बोर्ड पे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अटैच है, ठीक है, उनके पेरोल पे हैं या उनके पेरोल पे रहे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री। अच्छा, फिर एफडीए का जो अपना जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है? कुछ हिस्सा गवर्नमेंट से आता है और कुछ हिस्सा यूजर से आता है। यूजर उनका कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। जिस जहां से रेवेन्यू आता है ना सर, वही मास्टर होता है, वही कंट्रोल करता है। एक तो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उनको रेवेन्यू दे दिया कि जी ये एफडीए ने अप्रूव कर दिया। वो जो अप्रूव करना है सर, वो अल्लाह वास्ते नहीं करना होता है, वो तो पीछे बड़ी $1 बिलियन चल रहे होते हैं, ठीक है। ट्रायल अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो एफडीए बाद में जब शोर शराबा होता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वापस भी तो लेता है ना एफडीए। एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ गया, जिसने रेवेन्यू दिया उसने आपको पकड़ लिया। पपट है ना, वो पपट मास्टर है, वो रेवेन्यू देने वाला पपट मास्टर है, और एफडीए आगे से वो पुतली बनी हुई है, वो जैसे जैसे होगा। दूसरा रेवेन्यू उनको आता है कांग्रेस से, गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस सर लॉबिंग पे मुतासर होती है सर, बिल्कुल। पूरी दुनिया में नहीं होता कि एक कांग्रेसमैन अचानक उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है, बिल्कुल ऐसे, वेनेजुएला के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता है, या किसी मुल्क की फेवर में बात करना शुरू कर देता है। सर वो पंजाबी जो गाना सी कि मैं नहीं, मेरे पीछे यार बोल रहा है, ठीक है। मैं नहीं बोल दी मेरे, हाँ, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा है। तो वो बेसिकली वो जो कांग्रेस वाला होता है ना, वो नहीं बोल रहा होता, पीछे उसका यार बोल रहा होता है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे वो एफडीए का जो इदारा है वो कॉम्प्रोमाइज है सर, बिल्कुल, ये तो है। जब वो कॉम्प्रोमाइज होगा, पॉलिसी उन्होंने बनानी है, दवाइयाँ उन्होंने बनानी है। आज अगर एफडीए की तरफ से गाइडलाइंस आ जाए, लो कार्ब डाइट इज इक्वल टू मेटफॉर्मिन, बिल्कुल, या मेटफॉर्मिन खा लो या लो कार्ब डाइट खा लो, बराबर है, ठीक है। आज अगर ये आ जाए गाइडलाइन के आधे घंटे की वर्जिश इज इक्वल टू मेटफॉर्मिन, राइट, मेटफॉर्मिन छोड़नी है तो आधे घंटे की वर्जिश कर लो और साथ में लो कार्ब खा लो। सर, ये तो उसी वक्त कहेगा ना जब उसको कहीं से कोई पैसे दे रहा होगा। वो पैसे देने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो एक्सरसाइज वाली कंपनीज तो नहीं हो सकती ना, तो उस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कुछ चेंज आनी। हाँ, कोई इंडिविजुअल लेवल पे लोग, जैसे मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, बाकी जगह जगह पे, इंडिया में भी बहुत लोग कर रहे हैं, हर जगह पे आपने बताया, सिंगापुर में है, मलेशिया में है। सर, आपने जो मलेशिया वाला देखा है वो तो डॉक्टर कर रहे होंगे, बिल्कुल डॉक्टर, हाँ, और वहाँ की रेगुलेशन वो तो डॉक्टर फिर उनको डॉक्टरों को इजाजत दी हुई होगी। सर, आप ये बताइएगा कि आप एक साल हो गया, राइट, क्या चेंजेस फील कर रहे हैं बॉडी में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मोर हेल्दी, मोर एक्टिव, मोर स्मार्ट, वजन कम हुआ, मतलब एनर्जी, मोर एनर्जेटिक। वो जो लोग कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, ये ज्यादा चल नहीं सकती, बिल्कुल गलत है। मुझे किसी ने शुरू में बोला था ना, अच्छा। किसी डॉक्टर ने बोला था, राइट, कि ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो अच्छा, मैं तो खैर वैसे भी जिद का पक्का हूँ ना, कि मैंने कहा जी अब तो मैं आपको सस्टेनेबल बना के दिखाऊंगा ना, राइट। तो मुझे अब तकरीबन 3.5 भी नहीं, 4.25 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने फरवरी में ये छोड़ा था, अभी 10वां महीना है, इसका मतलब है कि 3 साल और 8 महीने तकरीबन हो गए। तो 3 साल 8 महीनों में मैंने सर गोली नहीं खाई, और मेरा HbA1c अभी लास्ट में करवाया था 6 था, 6 HbA1c तो मेरा 4 गोलियों के साथ नहीं आता था, बिल्कुल ऐसे। सब पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी को यही पैगाम है कि बिल्कुल शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है, ये तो हम
बार बार जो है ना अशरफ चौधरी साहब और आपकी टीम के डॉक्टर साहबान, न्यूट्रिशनिस्ट सारे, ये बिल्कुल प्योरली ग़िज़ाई। अब इसमें मेरा ख्याल है कोई शक रह नहीं गया, क्योंकि यूएस में आपको मैंने बताया जो ग्रुप बन गया और उनके कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और ये मेडिकल के सारे स्पेशलिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, और वो इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। यानी अब वो उनकी सर्टिफिकेशन शुरू हो गई है, वो दुनिया में लोगों को मेटाबॉलिक हेल्थ पे सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो ये प्योरली ग़िज़ाई बीमारी। सबसे पहले मेरा ख्याल है जो आपने बहुत सारी ज़हन साजी जो है ना वो कर ली है, अवेयरनेस क्रिएट की है। उसी बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़हन साजी। ये नहीं ऐसे ही है, क्योंकि आपको बनाना पड़ता है ना। मेरे अपने जो पढ़े लिखे लोगों का नहीं ये हाल है कि हम इसी फील्ड में न्यूट्रिशन मेडिकल में पढ़े हैं, तो फिर भी बड़ी वो ज़हन साजी हमारी वही हुई थी ना कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की दवाइयाँ इंजेक्शन लगवाने और ठीक होना है। लेकिन ये शुगर जो है सर, ये तो प्योरली डाइटरी, इसमें दवाई का कोई रोल ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज जब भी हम बात करेंगे सर, टाइप 2 डायबिटीज उसमें तो बिल्कुल ही। और मैं तो आपका और डॉक्टर महबूब का मैं ये फिक्रा बार बार लोगों को बताता हूँ कि इसमें इंसुलिन लगाना तो मेरा ख्याल है क्रिमिनल एक्ट है, टोटल क्रिमिनल। टाइप 2 डायबिटीज मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ भी बात कर रहा हूँ, मैं वो पता लगता है वो इंसुलिन लगा ये तो क्रिमिनल। मेरे डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि ये क्रिमिनल है। अशरफ चौधरी साहब जालाना बिल्कुल सर, आपकी बॉडी तो ऑलरेडी ज्यादा ऑलरेडी वो तो आपकी। और यही मैंने बताता हूँ कि ये रॉबर्ट लस्टिक ने वही बताया था कि ये तब तक लोगों का यही ख्याल था जब तक ये आपकी जो इंसुलिन लेवल चेक नहीं हो गए। 1959 में ये टेस्ट आ गया सी पेप्टाइड का। हाँ, और अभी तक पॉपुलर नहीं हो रहा, अभी पॉपुलर नहीं हो रहा। वो उसको जान के तो पाया उन्होंने। तो वो जब उन्होंने चेक किया डायबिटीज पेशेंट में, वो जो कॉन्सेप्ट था वो पहले लोगों में कि भाई ये तो इनकी तो लबलबा खत्म हो गया, पैंक्रियास खत्म हो गया, पहले तो 50 साल पाया ना कि लबलबे खत्म हो गए, बन रही तो मसला हो गया, लबलबा खत्म हो गया। वो उनका तो आंखें खुल गई जब उन्होंने टेस्ट किया कि इंसुलिन लेवल डायबिटीज में उनसे ज्यादा निकला, डबल निकला। सर मैं आज की बात है कि एक पेशेंट ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी। बेसिकली ये पेशेंट ना, इसकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही थी। हमारे मेरे ख्याल सीजन 40 में है या 39 में है। एक दिन उसकी कॉल आई कि चौधरी साहब सारे लोगों की दवाइयाँ छूट गई हैं, सारे लोगों की शुगर कंट्रोल भी हो गई है, बट मेरी नहीं कंट्रोल हो रही। अच्छा, जब ऐसा केस हो जाए तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। मैं उसको कहा कि यार आप एक काम करें, ग्रुप में तो जो आपकी एक्टिविटी डॉक्टर के साथ चल रही है, आप ऐसा करें कि हर खाने की तस्वीर मुझे भेजनी, ठीक, और उसके बाद 2 घंटे की रीडिंग मुझे भेजनी। प्लस मैंने उसको वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे गाइड किया। भेज रहा है जी मुझे बंदा, बहुत जिसको पैशनेट कहेंगे, ईमानदार पैशनेट। शुगर वाकई नहीं कंट्रोल होगी। 18 घंटे की फास्टिंग के बाद खाना खाया, और खाना भी वही जो हमने उसको बताया हुआ। शुगर उसकी आ रही है 180, 200 आ रही है। मैंने उसे हफ्ता 10 दिन तक उसको देखा। मैंने उसको कहा कि आप एक काम करें, चेक तो करो कि थोड़ा लबलबा इंसुलिन बढ़ा भी जाइए ना, ठीक है। उसको मैंने सी पेप्टाइड टेस्ट बोला, और वो भी मैंने लैब्स का ही बोला कि फला लैब से करवाना, शौकत खान से करवा दें, ठीक है, ताकि छोटी मोटी लैब से ना वो शक भी आ जाता कि यार पता नहीं खुद किया है उन्होंने वाकई। मैंने उससे कहा कि शौकत खान से करवाओ या आगा खान से करवाओ, ताकि हमारे पास ना वर्ल्ड क्लास लैब्स का डाटा है। आज से उसकी रिपोर्ट आई, सी पेप्टाइड का जो अपर लिमिट होती है ना 3.85 होती है। ये वो लिमिट होती है कि जिसपे ना आपकी इंसुलिन का फ्लड समझ लो कि डैम खुलने लगा, बिल्कुल, ठीक है। उसका 3.84 है। जिसको वो खबरों में चलता था ना कि पानी खतरे की हद तक पहुंच गया। तो उससे जब मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हें एक खुशखबरी ये है कि तुम टाइप 1 नहीं हो, क्योंकि मुझे था कि हो सकता है टाइप 1 ना हो, इंसुलिन नहीं बन रही, जो इसकी शुगर नहीं कम हो रही। मैंने उसे कहा कि अब आपका ना उससे भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं बन रही थी तो बड़ा आसान हाल था। तो इंसुलिन लगा लो, आपको इंसुलिन के 2 यूनिट 4 यूनिट लगने थे तो आपकी ठीक हो जानी थी। अब ये चैलेंज उससे बड़ा है, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन का कोई दवाई नहीं है सर। बिल्कुल। फिर मैंने उससे कहा कि इसका एक इलाज है, फास्टिंग, पूरी नींद करनी है, मसल बनाने हैं, बिल्कुल, और
लो कार्ब डाइट खानी है। लो कार्ब डाइट खाएंगे आपका ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज कम बनेगा आपकी इंसुलिन लेवल्स कम होंगे। फास्टिंग करेंगे आपके इंसुलिन लेवल्स कम होंगे। मसल्स आप बनाएंगे तो वो इंसुलिन इस्तेमाल कर सकेगी, उसको ग्लूकोज को अपटेक करवा देगी। अब मैंने उसे होप दिया। तो पॉइंट ये है सर कि इंसुलिन की ज्यादती जो है ना, ये लोगों को नहीं पता था। मैं खुद सर 18 साल तक, मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो जिसकी नज़र में कोई भी शुगर पे आर्टिकल आ जाएगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा जब तक उसको मैं पढ़ नहीं लूँगा। रात भी मैंने एक आर्टिकल इनका पढ़ा, डॉक्टर फिलिप ओवाडिया का, ठीक है, जो हार्ट के सर्जन है। उनकी भी बड़ी कमाल की किताब है डॉक्टर फिलिप ओवाडिया की, स्टे ऑफ माय ऑपरेटिंग टेबल। उस पे उनके ना प्रोटीन पे था कि क्या प्रोटीन कितनी खानी चाहिए, क्या प्रोटीन डेंजरस है। वो आर्टिकल का फिर मैंने जो लिंक था अपने डॉक्टरों की टीम को भेजा। मैंने कहा ये पढ़ो और देखो कि कितनी प्रोटीन बंदा खाए तो कोई मसला नहीं होता। मुझे खुद 18 साल तक नहीं पता था कि मेरा लबलबा हड हराम है या सुपरमैन है। वो तो जब मैंने इनको पढ़ा डॉक्टर जेसन फांग को, कि पहली दफा पता चला कि यार आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और वो बना रहा था इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सर जी आपकी एनर्जी बहाल, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ आसान, बहुत आसान। मैंने कहा नहीं, वो तो फिक्र ही हो गई कि दवाइयाँ नहीं उठानी, और सर सादा भी हो गई है, सादा हो गई बिल्कुल ऐसे। पहले ये होता था अब हर वक्त वो एक डिसीजन फटीग होती थी क्या खाना चाहिए, राइट। तो अब तो पता है ना कि क्या खाना है। हाँ। हालांकि वो लोगों के जहन में जो है ना एक उल्टा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये पता नहीं ऐसे करने से हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम लाग़िर हो जाएंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि ये सारा इसका ऑपोजिट है, हकीकत इसके ऑपोजिट है, उलट है सर। उलट आप जितने एनर्जेटिक अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ एक साल से, मेरा ख्याल है उम्र तो एक साल से बढ़ रही है ना, लेकिन बिल्कुल एनर्जी को सर मैं आपने वाकई, मैं सर आज 56 का हूँ माशाल्लाह। अभी एक महीना पहले मेरी सालगिरह थी। 56 ईयर्स की एज में जो मेरी एनर्जी है सर, राइट सर, ये 40 साल में भी नहीं थी। 40 साल की एज में भी मैं उतना एक्टिव नहीं था जितना मैं अब एक्टिव हूँ। मेरी मेमोरी शार्प हुई है सर। मेमोरी शार्प इसलिए हुई है कि मैंने उसको बंद कर दिया है, मेटफॉर्मन को। मेटफॉर्मन जिस बंदे की बंद होगी उसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली शार्प हो जानी है। नींद बेहतर हुई है, ओवरऑल हर चीज़ बेहतर हुई है, ठीक है। आपके सारे हार्मोन रीसेट हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम सारा रीसेट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी खुराक है, नो जीपीएस फार्मूला, लो कार्ब डाइट, ये आपको आपकी बॉडी की हर चीज़ को रीसेट करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे। सर आपके वहाँ पे सिंगापुर में लोगों को शुगर होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बात चलती होती है कि यार दवाइयाँ कैसे छूटी आपकी, और आपके सारे कॉलीग्स भी होंगे ऑफिस में भी? बिल्कुल ऐसे ही है, शौर वहाँ भी मैंने बताया ना, अवेयरनेस आ रही है। और बल्कि आपने जब जिक्र किया था, मेरी सिस्टर थी और उसमें मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जो सिंगापुरियन है, मुझे याद आ गया। हाँ, उसने भी ज्वाइन किया था। हाँ, तो वो काफी हद तक उसने कंट्रोल किया इस डाइट से। और यानी वो एडमिट करते हैं सब लोग कि ये हुआ है, लेकिन वो आगे करना, ये करना थोड़ा सा, ये भी आपका जो है ना कि सर वो ज़ाहिर है जिम्मेदारी तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। नाज़रीन, हमारा जो अगला सेगमेंट होगा डॉक्टर साहब के साथ, जो डॉक्टर साहब की अपनी स्पेशलिटी है एनिमल न्यूट्रिशन पे। हमारे यहाँ अक्सर ये ब्रायलर मुर्गी, ब्रायलर अंडे, ये चीज़ों पे बड़ा एक चीज़ चलती है कि जी ब्रायलर मुर्गी, क्योंकि आजकल ना ब्रायलर मुर्गी पे भी बेचारियों पे उतना ही मुश्किल वक्त आया हुआ है जितना वो हीर पे था। हीर उतनी बुरी थी नहीं जितना उसको ना वारिस शाह ने उस पर लिख के उसको बेचारी को इतना बुरा कर दिया था। तो ये ब्रायलर मुर्गी भी हीर की तरह ज़्यादा बदनाम हो गई है। तो सर आप मुझे बताएं, आप तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ये जो ब्रायलर मुर्गियाँ कहते हैं यार, ये खाने से बच्चे जवान हो जाते हैं जल्दी जवान हो जाते हैं। साहिल साढ़े कोई मिसाल बैठा ना, इसलिए ब्रायलर मुर्गी खाता था, ये पिछले 10 साल से कह रहा है कि मेरी शादी करो, मैं जवान हो गया। थैंक यू सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। और ये बिल्कुल आजकल बड़ी एक हॉट डिबेट भी है लोगों में, और इसमें भी मैं बिल्कुल इसी से रिलेट करूंगा कि जैसे शौर की कमी हमें इसको डायबिटीज़ में बनाया हुआ है कि भाई ये तो दवाइयों से ठीक होनी है, तो ये हालांकि डाइटरी है, तो इसी तरह हमें देसी वलायती के चक्कर में डाला हुआ है।
तो वलायती मुर्गी, बल्कि मैं तो एक बात सिर्फ कहता हूँ कि मैं न्यूट्रिशन, अब तो ह्यूमन न्यूट्रिशन भी आप लोगों के साथ करके उसमें भी मैंने किया काम, फिर एनिमल न्यूट्रिशन। कोई इंडिविजुअल बादशाह है, कोई है वो उसने कोई 10 न्यूट्रिशनिस्ट रखे हैं, कोई इंडिविजुअल ऐसी खुराक नहीं खा रहा इस वक्त दुनिया में, इतनी बैलेंस डाइट जो ब्रॉयलर खा रहा है। जी सर, ऐसे ही सर। उसका हम जिंक लेवल, अब मुझे नहीं पता मैं डेली कितना, मुझे रिक्वायरमेंट चलो पता होगा, लेकिन मैं कितना जिंक मैं खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कितनी शॉर्टेज है, कितनी एक्सेस है, ये तो नहीं पता। हम सर एक ब्रॉयलर का एज वाइज जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अच्छा। उसकी प्रोटीन तो अब बड़ी दूर की बात रहेगी, प्रोटीन तो मैक्रो में आ गया ना, मैक्रो में। अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं अमीनो एसिड्स में, अच्छा, फिर उसमें भी अमीनो एसिड जो हम खा रहे हैं तो वो कुछ डाइजेस्ट होंगे, कुछ हम उसकी डाइजेस्टिबल अमीनो एसिड की बेस पे फार्मूलेशन कर रहे हैं। जो इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट हैं सर, जो पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी जो ब्रॉयलर की डाइट बना रहे हैं, वो सब पीएचडी लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड जो है, और वो एक एक चीज़ बैलेंस करके जो साइंटिफिकली अप्रूव है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की कितनी प्रोटीन होनी चाहिए डेली, कितनी एनिमल प्रोटीन, वो हम उसकी सारी पूरी कर रहे हैं। हम अपनी नहीं कर रहे, वो तो है ना, कभी हमने तो नहीं कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे, उसकी हमने कैलकुलेशन करके उतनी डाइट वो दे रहे हैं कि इसकी, और उसको मॉनिटर हो रहा है उसकी, क्योंकि ग्रोथ एक कमर्शियल है। वही आपकी बात है कि कमर्शियल में हम चीजें अच्छी तरह मॉनिटर, और उसको प्रोग्रेस ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उससे हमने प्रॉफिट लेना है, उसको हमने वेट उसका अचीव करना है। उसका वेट बढ़ेगा तो वो उसका। अच्छा सर, ये जो कहते हैं उसको हार्मोन के टीके लगते हैं और जिससे ये मोटी हो जाती है, ये ठीक है? ये भी बहुत बड़ा मिथ है सर। उसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से। एक तो ये सबसे पहले देखें कि इस वक्त ब्रॉयलर फार्मिंग जो है वो एक बड़ी एक साइंटिफिक इंडस्ट्री है। अब वो पुराने वो जो है ना फार्म, और वो उसमें सब वो खुले हैं और ब्रॉयलर फिर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। अब तो एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउस है। एक हाउस में सर तकरीबन 20 to 30,000, 25,000 ब्रॉयलर एक शेड में आते हैं, और उसमें हार्मोन जो है वो प्रोटीन नेचर है, ठीक है ना। वो हार्मोन वो इंजेक्शन से ही लगेगा, उसमें दवाइयों से या दूसरे के हार्मोन एनालॉग हैं, लेकिन वो जो हम इसकी बात करते हैं, ये लोग जो मिथ्स जो क्रिएट करते हैं, वो हार्मोन इंजेक्शन से ही लगेगा। तो आप सर मुझे बताएं कि 20,000 बर्ड एक शेड में सुबह और शाम वो तो रिपीट होगा। ये हार्मोन तो कोई एक दफा लग गया तो वो सारी उम्र तो नहीं। इंसुलिन हम क्या करते हैं, 3 दफा लगाते हैं, कई जो 2 दफा या 3 दफा कोई भी हार्मोन है, अगले दिन फिर लगेगी। तो इतने 25,000 बर्ड्स को टीके लगाना कैसे लगाना? कॉस्टली है। इंसुलिन कोई सस्ती चीज तो नहीं है ना सर, और ये सारी चीजें ये पॉसिबल ही नहीं। उसकी जो ग्रोथ है सर, वो जो असल जो मसला बनी है, हम उसकी रूट कॉज पे नहीं जाते ना, जैसे डायबिटीज की रूट कॉज पे नहीं हम जाते। रूट कॉज पे परेशान लोग ये होते हैं कि देसी मुर्गी तो 5-6 महीने चलती फिरती है, ऐसा ऐसा खाती है, ये 1 महीने में कैसे बड़ी हो जाती है? हाँ, ये इसमें 2 मेन रीजन है सर। एक तो उसकी ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अच्छा, तो इसको हमने यही मुर्गियां लेके ही, कोई खलाई मखलूक नहीं आई, मुर्गियां ही लेके ही उसकी ब्रीडिंग करके जो बेटर जीन्स थे या बेटर जिसकी एफिशिएंसी है, उसको हमने एक ब्रीड तैयार की है जो कि तेजी से बनती है। फिर उसके साथ उसको न्यूट्रिशन उसकी आ जाती है। उसको जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी बैलेंस डाइट, एक उनकी नस्ल अलग है, एक उनकी नस्ल अलग है, जो उनको जेनेटिकली हमने उसको अचीव किया थ्रू गुड ब्रीडिंग के थ्रू, एक ऐसी नस्ल तैयार की है जो ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि उसको फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके मुताबिक देते हैं, तो वो उसके एनवायरनमेंट भी दे दी। तो ये चीजें, तो अगर वही, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर यही खुराक जो ब्रॉयलर वाली हम देते हैं, ये अगर आप देसी को देते हैं वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर वो खासियत ही नहीं है, डीएनए नहीं, वो उसकी वो ग्रोथ वाली है, ग्रोथ का वो स्लो करेगा। ये ऐसे ही है कि अब डीएनए में है कि बंदा काला है, राइट, मियाँ बीवी काले हैं, और उनको आप ठंडे इलाकों में भेज दो और फिर उनसे एक्सपेक्ट करो कि जिनके बच्चे गोरे होंगे, नहीं हो सकते ना सर, वो तो डीएनए उनका डिफरेंट है ना। इस तरीके से जो आपकी जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं और देसी मुर्गियां, देसी मुर्गियों को अगर आप वो खुराक दे भी दें, नहीं वो नहीं बनेगी, तो ग्रो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रीड नहीं है,
ओके डॉक्टर साहब, आप एक्सपर्ट हैं एनिमल न्यूट्रिशन पे, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में बेस्ड हैं। हमारे यहाँ एक मिथ चलती है कि ये जो ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं, इन ब्रायलर मुर्गियों में स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती हैं, डरबों में रहती हैं, केज बना हुआ है, इनको खुली फिजा नहीं मिलती, ये आराम नहीं कर सकती क्योंकि साथ में भी चूं चूं चल रही होगी, इधर से भी चूं चूं चल रही होगी, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए इनको कोई ऐसे इंजेक्शन, ऐसी गोलियां दी जाती हैं जो ज़हनी सुकून की गोलियां होती हैं। बंदे तो लेते थे ज़हनी सुकून की गोलियां, तो अब मुर्गियों को भी दी जाती हैं। ये मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई खातून बहुत चीख चीख के बोल रही थी कि जी इनको कोई लेक्सोटिनल की गोलियां दी जाती हैं जिससे ये थोड़ा सा ज़हनी सुकून आ जाता है, एंटी साइकेट्री मेडिसिन दी जाती हैं। सर ये हकीकत है या ड्रामा ही है? बहुत बड़ा मिथ है सर ये। अच्छा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अब ये भी है कि इनको ज़हनी सुकून उनको सर, हमने जो रिक्वायर्ड उसकी स्पेस है, जो हम तो बल्कि उसको राजा बनाया हुआ है उसको। अच्छा। ब्रायलर को, उसको तो हम महाराजा की तरह, आपको बताया कि इतनी तो कोई प्रिंस भी खुराक नहीं लेता जिस तरह उसको दे रहे हैं ब्रायलर को। फिर उसको हम दौड़ाते भी नहीं है। हाँ। कि तू आराम कर, बैठा रह। वो कहते हैं ना दौड़ता क्यों? हाँ। ये चलता भी नहीं, इसकी टांगे रह जाती हैं। तो हमने उसको दौड़ा के करना क्या है? हमने तो खाना है ना, खाना है हमने उसको, तो उसका गोश्त 100 मीटर रेस थोड़ा तो पानी है। तो उसका जो पर्पस है वो है, तो उसमें बिल्कुल उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन है, उसकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसकी वेलफेयर भी बिल्कुल ठीक होती है, उसको जो स्पेस रिक्वायर्ड है उसी में वो अपनी हर चीज करता है। और हम हर चीज बल्कि अगर बाहर फिर रहा है तो गर्मी हो गई है तो उसको कोई और जगह नहीं है, कोई पानी में डूब गया है, तो वो देसी जो है वो तो अपने सारी उसको करती हैं हार्डशिप, सारी इन्वायरमेंट। हाँ। इसको तो हम प्रॉपर ज्यादा स्ट्रेस में तो वो है, ज्यादा स्ट्रेस तो वो होगी। हाँ। जब आपको क्या इधर बिल्ला ना पैर पे, बिल्कुल जब आपको पूरी कंफर्ट देंगे। हाँ। वो स्ट्रेस तो नहीं है सर। हाँ। खुराक आपको, हम अपना ही देख लें, खुराक आपको कोई नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली, लोगों को पूरे तो वो स्ट्रेस आ जाती है। हमें बोझ है कि काम करना है, दौड़ना है, ये करना है, तो वो स्ट्रेस आ जाती। उनको तो हमने वो जो ना वो राजा बनाया हुआ है, ये तो मलकाओं की तरह बिल्कुल। वो तो रख के हमको जो भी ये खाओ, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ तुमने बैठना है, यहाँ करना है, तो वो तो उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो उसको मिल रहा है, जो उसको ह्यूमिडिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। हम उसकी कंफर्ट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो डिस्कम्फर्टनेस तो है ही नहीं उसकी। तो हमने इसको, तो ये सिर्फ एक मिथ के तौर पे बिल्कुल सर, ये बड़े अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि पढ़े लिखे लोग भी इसके बारे में, डॉक्टर साहबान भी इसके बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स और वो। तो आप देखें ना, ये जिस तरह वही है कि वो किसी चीज को डाइवर्ट करना है आपने। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं माननी। अब जब आप लोगों ने जो प्रोग्राम माशाल्लाह शुरू किया ये पीसीओएस का, हाँ। अब उसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। अब वो डाल देंगे, नहीं जी कुकड़ियां खाना जवान जल्दी हो जाएंगे, कुकड़ियां, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। वो इतने हार्मोन अगर हम मुर्गियों को दे रहे हैं तो ये तो फिर बहुत बड़ी, इसकी प्राइस क्या है सर? चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है और इस पे ही हम उंगलियां उठाते हैं ज्यादा। तो ये तो एक बड़ी इंसानियत की भलाई है कि ब्रॉयलर मुर्गी पहले जमाने में या देसी मुर्गियां जब होती थी तो हम तो कभी कभी गोश्त खाने को मिलता था। सर महंगी है अभी भी, देसी मुर्गी का अंडा डबल कीमत का है। साल क्या चल रहा है? सब महंगा है, देसी मुर्गी बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं। कभी कभी खाना होता था ये तो। और आजकल जो मेल न्यूट्रिशन और इसकी, तो ये तो बड़ा नेकी का काम है कि ब्रॉयलर मुर्गी तो। सर जो हमारे यहाँ फिश, जो फार्मी फिश होती है, इसके बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल, इसको भी उसी तरह पूरी न्यूट्रिशन और उसकी हर चीज जो है वो भी उसी तरह न्यूट्रिशियस है जैसे दूसरी। अच्छा, बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा केमिकल वगैरह तो नहीं होंगे उसमें कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, भाई इनकी फीड आती कहाँ से है? इनकी फीड जो है ये मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट है उनको मिला के और फार्मूलेट करके, बल्कि ये जिस तरह ब्रॉयलर की फीड है कि हम बैलेंस करते हैं कि कितने अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है, उसको मकई से पूरा करना है, उसको सोयाबीन से करना है, उसको और इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वही यूज होते हैं। अच्छा, और जो बाकी एनिमल्स हैं जो लाइव स्टॉक है उनकी भी ऐसे ही इसी तरह। अच्छा, क्योंकि वो फ्री रेंज वाले तो एनिमल रहे नहीं ना सर, ना मुर्गियां ना वो तो नहीं, बिल्कुल सब पॉसिबल नहीं है ना वो, क्योंकि जगह थोड़ी होती जा रही है, फ्री रेंज तो पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन दुनिया की अब यही हम कह रहे हैं कि जो बाय 2050
10 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन, तो उसको कैसे फीड करना सर? जमीनें हमने शहरी इलाके बना दिए हैं, अर्बनाइजेशन हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड बल्कि बढ़ाने की हम तो कम होती जा रही है, तो हम उसको कैसे करेंगे? हाउ टू फुलफिल, कितने उसको फीड कैसे करना है 10 बिलियन? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। डायबिटीज पे भी बात हुई और फिर ये टॉपिक भी बड़ा बर्निंग टॉपिक है सर, ये एनिमल्स वाला है, ये भी आपने इस पे बहुत क्लैरिटी दी। नाजरीन, आप ब्रायलर मुर्गी बिल्कुल शौक से खाएं, कोई मसला नहीं है, एक्सपर्ट हैं और इन्होंने इस चीज़ की कोई इनका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कोई हो ना कोई किसी फार्मी मुर्गी वाले को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ हो, ये तो इंटरनेशनल काम करते हैं, सच्चाई से बता रहे हैं ये। तो फार्मी अंडे भी खाएं, मैं वैसे बाय द वे फार्मी अंडे ही खा रहा हूँ, चिकन में वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना पता नहीं अजीब सी बात है, मुझे चिकन नहीं अच्छा लगता है, मैं बीफ खाता हूँ, ठीक है, तो बीफ खाता हूँ या मैं अंडे खाता हूँ या पाए शाय खाता हूँ, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर खाएं। वो जो नेट पे लोग कहते हैं जी फार्मी मुर्गी से बच्चियां जवान जल्दी हो गई, वो बर्गरों से हुई है, वो कोल्ड ड्रिंक से हुई है, कोल्ड ड्रिंक से होती है इंसुलिन, बर्गरों से होती है इंसुलिन, मैदे से बढ़ती है इंसुलिन, उससे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी मोटापा आएगा, जो ही बच्ची मोटी होनी शुरू हो जाएगी तो वो लोगों को लगे कि जवान होगी, बस ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, और इंशाल्लाह जब भी आप पाकिस्तान आए सर, आप टाइम निकालिएगा, हम जरूर मीटिंग करेंगे, जो कैथारसिस होता है ना वो बहुत जरूरी है सर। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट कोई मैसेज डॉक्टर साहब आप कोई लोगों को देना चाहें तो? बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है कि ये शुगर जो है ना, इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हद तक जो है ना हम इस पहुंच रहे हैं, और ये पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक लेवल पे है, लेकिन पूरी दुनिया का ये मसला है। तो इसमें प्लीज़ जो है ना वो हम लेटेस्ट जो रिसर्च है उसको देखें, खाली जो ट्रेडिशनल जो डॉक्टर्स और मेडिकल है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अशरफ चौधरी साहब ने भी उन्हीं के डॉक्टरों के थ्रू ये सारा काम किया, और अब मैंने जैसे बताया यूएस में तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, अब वो दुनिया को सर्टिफिकेट दे रही है। तो ये ग़िज़ाई बीमारी है, इसको ग़िज़ा से ठीक होगा, दवाइयों पे ना जाए क्योंकि कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेंगी। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत दे और डायबिटीज से निजात। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।